कि जन्म के समय बच्चे में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं और उन डिफेक्ट का मैनेजमेंट सीएचओ लेवल पे क्या होना चाहिए, उन सब के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। कौन सा बच्चे? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये जो न्यूरल ट्यूब है, ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, इसके अंदर हमारे अरे तो सिलेबस ये में की आवाज दो कम कर सबसे लियो, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा आते अनका भी हैं, सोच ले स्पाइना देव करो बाइफिडा कदे। बाहर देखा तो कोई बीड़ी पिए, एंड तम्बाकू पिए रीक। सिफेली। तो स्पाइना बाइफिडा एंड एनसिफेली, तो ये जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ऐसा बोलते हैं कि इसके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का पाए जाने का यानी होने का टाइम होता है 27 से 28 डेज। 27 से 28 डेज। अब ऐसा भी हो सकता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, न्यूरल ट्यूब का ऊपर वाला सिरा खुला रह जाए, और ये भी हो सकता है कि न्यूरल ट्यूब का नीचे वाला जो सिरा है वो खुला रह जाए। दोनों में से यानी एंटीरियर न्यूरोपोर एंड पोस्टीरियर न्यूरोपोर में से 27 से 20 ट्यूब डिफेक्ट। ये जो न्यूरल ट्यूब है, ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, इसके अंदर हमारे सिलेबस में दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, स्पाइना बाइफिडा एंड एनसिफेली। तो स्पाइना बाइफिडा एंड एनसिफेली, तो ये जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ऐसा बोलते हैं कि इसके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का पाए जाने का यानी होने का टाइम होता है 27 से 28 डेज। 27 से 28 डेज। अब ऐसा भी हो सकता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, न्यूरल ट्यूब का ऊपर वाला सिरा खुला रह जाए, और यह भी हो सकता है कि न्यूरल ट्यूब का नीचे वाला जो सिरा है वो खुला रह जाए। दोनों में से यानी एंटीरियर न्यूरोपोर एंड पोस्टीरियर न्यूरोपोर में से कोई सा भी डिफेक्टिव हो सकता है। तो अगर ऊपर एंटीरियर वाला हुआ है तो उस केस में सबसे ज्यादा चांस होते हैं एनसेफेली के, और अगर पोस्टीरियर में हुआ है तो सबसे चांस होते हैं स्पाइना बाइफिडा के। ये जो टाइम है ये 27 से 28 डेज के टाइम पर होता है, और ऐसा बोलते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। किसकी डेफिशिएंसी बच्चे? फॉलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी है, इस वजह से ज़्यादा चांस होते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के होने के। तो जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि अगर कोई चेन, अगर मेरी जैकेट में कोई चेन है और अगर मैं चेन पूरी लगा लेता हूं तो मेरी जैकेट बंद हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि चेन ऊपर से खुली रह जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि चेन नीचे से खुली रह जाए। दोनों में अगर कंडीशन में चेन ऊपर या नीचे से खुली रह जाती है तो उसी को कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। मैंने कहा था कि अगर ऊपर से भी प्रॉब्लम हो सकती है, समझ आ रहा बच्चे, और ऐसा भी हो सकता है कि पोस्टीरियर यानी कि नीचे से भी खुली रह सकती है। तो ऐसी जो चीजें हैं, एनसिफेली भी हो सकती है और स्पाइना बाइफिडा भी हो सकता है। समझ आ रहा बच्चे? तो स्पाइना बाइफिडा हो या फिर एनसिफेली हो, ये दोनों ही किसके पार्ट माने जाते हैं? दैट इज द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब क्योंकि बात आई है स्पाइना बाइफिडा की, तो आप जानते हो स्पाइना बाइफिडा जो है वो दो टाइप का होता है। एक ऑकल्टा, मैं पहले बता चुका हूं आपको, और एक है सिस्टिका। सिस्टिका में क्या होना चाहिए? सैक, और यहां पर सैक नहीं होता। किसकी कमी से बताया? फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से। क्लियर बच्चे? अब ये जो टाइप है स्पाइना बाइफिडा के, वो इस प्रकार के हो सकते हैं। देखो यहां जो प्रॉब्लम है, यहां से आप जो देख रहे हो ये गैप है, और ये जो गैप है यहां पर वर्टिब्रा नहीं है, और ये जो गैप है उसमें डिंपल बनेगा। क्या बनेगा? डिंपल। तो ये कौन सा टाइप कहलाएगा? स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा। क्या कहलाएगा? स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा।
इसके बाद ये जो मेनिंगोसील है, इसमें यहां पर स्पाइनल नर्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो यहां किस किस का इन्वॉल्वमेंट है? यहां पर वर्टिब्रा का इन्वॉल्वमेंट है, यहां पर मेनिंजीज का इन्वॉल्वमेंट है, और यहां पर सीएसएफ का इन्वॉल्वमेंट है। यह है मेनिंगोसील। अगर मेनिंगोमाइलोसील होता तो यहां पर स्पाइनल कोड का भी इन्वॉल्वमेंट होता, और ये सीवियर फॉर्म होती है स्पाइना बाइफिडा। और दिक्कत ये है कि ये मोस्ट कॉमन भी होती है। समझ में आ रहा है बच्चे? तो ये जो चीजें हैं आपको याद रखनी है कि अगर ऑकल्टा है तो खाली डिंपल होगा, इसमें सिर्फ इन्वॉल्वमेंट वर्टिब्रा का होता है। अगर मेनिंगोसील है तो वर्टिब्रा का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, मेनिंजिस का भी होगा, सीएसएफ का भी होगा। अगर मेनिंगोमाइलोसील है तो किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होगा। समझ आ रहा है बच्चे? देन आफ्टर आपने कहा, और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सर हम क्या हमें चेक करना है, तो एक बात मैं लंबोसेक्रल रीजन मैं बताया था पहले भी आपको, कौन सा बच्चे? लंबोसेक्रल जो रीजन है ये मोस्ट कॉमन साइट है। क्लियर? तो इसमें क्या क्या आने वाला है? एक तो लंबर L1 से L5 और एक S1 से S4, ये आने वाले हैं स्पाइनल नर्व। तो L1 से जो L5 है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, और S1 से S4 जो है दैट इज कंट्रोल ब्लैडर कंट्रोल, बाउल कंट्रोल एंड सेक्सुअल फंक्शन कंट्रोल। चलो अभी बच्चा छोटा है तो सेक्सुअल फंक्शन को रहने दो, पर बाकी के दोनों कंट्रोल तो चाहिए, ब्लैडर कंट्रोल भी चाहिए और बाउल कंट्रोल भी चाहिए। अगर स्पाइनल नर्व ये इन्वॉल्वमेंट होंगी तो ना ब्लैडर पर कंट्रोल होगा ना बाउल पर कंट्रोल होगा, और यूरिन निकलता रहेगा, स्टूल पास होता रहेगा। सेम कंडीशन L1 L5 प्रॉब्लम करेंगे तो फ्लैसिड पैरालाइसिस हो सकता है। समझ आ रहा है बच्चे? तो इन सब चीजों में आपको पता होना चाहिए कि फॉलिक एसिड की कमी से हुआ है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और उसमें हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। समझ आ रहा है बच्चे? गुड। इसके बाद आपने कहा कि सर हमें एज CHO क्या करना है? देखो मैं आपको जो बता रहा हूं दैट इज एज CHO, तो आपको एग्जाम में पूछने वाला भी यही है। एग्जामिन द ट्रंक, बच्चे का ट्रंक चेक करो अलोंग विद द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ लेग। लेग को क्यों चेक कर रहे हो? अभी बताया था L1 से L5 इन्वॉल्वमेंट होगी तो लेग प्रॉपर मूवमेंट नहीं करेगी, तो मुझे लेग के मूवमेंट को चेक करना है कि नहीं करना? तो मुझे चेक करना पड़ेगा। समझ आ रहा है बच्चे? देन टेक ए पिन, आप एक पिन लो, बच्चे के पैर में नीचे उसे पिंच करो, चुभो। अगर बच्चे को पेन नहीं हो रहा तो बच्चे की लोअर एक्सट्रीमिटी सेंसलेस है, और उस एरिया में क्या माना जाएगा? फ्लैसिड पैरालाइसिस, सेंसलेस पार्ट है वो। समझ आ रहा है बच्चे? उसके बाद हैंडल इन्फेंट विद स्टेराइल, मैंने पहले ही कहा था आपसे जो सैक है उसे कवर करना ही मेन जरूरी है, और कवर किससे करोगे? या तो नॉर्मल सलाइन से और या रिंगल लैक्टेट से, हाँ या ना? उसमें डिप्ड होनी चाहिए क्या? गॉज। जो नॉर्मल सलाइन या रिंगल लैक्टेट में डिप्ड होगी गॉज, उस गॉज से कवर करेंगे, और वो गॉज कैसी होनी चाहिए? स्टेराइल। समझ आ रहा है बच्चे? एक बात और समझ लो, स्पाइना बाइफिडा या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाले बच्चों में लेटेक्स की एलर्जी देखी गई है। क्या देखी गई है? लेटेक्स की एलर्जी देखी गई है। ठीक है बच्चे? तो ये जो लेटेक्स की एलर्जी है वो इसलिए बच्चों में लेटेक्स की एलर्जी है क्योंकि उनको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। तो जिस बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है उस बच्चे को नॉन लेटेक्स ग्लव्स यूज करते हैं। नॉन लेटेक्स ग्लव्स किस बच्चे के लिए? जिसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ है। समझ आ रहा है बच्चे? देन एंड विद स्टेराइल क्लॉथिंग, मैंने बताया था आपको कवर द नॉन एडिड ड्रेसिंग, या तो रिंगल लैक्टेट से और या नॉर्मल सलाइन से। उसके बाद आपसे ठीक नहीं होगा, आप भी जानते हो, आपको इसे क्या करना चाहिए? रेफर।
क्या करना चाहिए आपको? रेफर। किसको? बच्चे को। क्लियर है? तो इसे रेफर करना है, इसका मतलब ये है कि आप इससे कहीं भी रेफर करो जो आपकी नेक्स्ट फैसिलिटी हो, पीएससी, सीएससी, वहां से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहां भी रेफर करना है करो, क्योंकि ये कंडीशन सीवियर है। अगर सैक रप्चर हो गया तो इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। समझ आ रहा है बच्चे? तो आपने कहा ठीक है। इसके बाद ये जो आपने पढ़ा है, हमने कहा सर अभी आप बोल रहे थे फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, मैंने कहा तो माता जी को फॉलिक एसिड देना चाहिए था, मैंने कहा बिल्कुल 400 माइक्रोग्राम देते हैं। अगर एमजी में पूछे तो 0.4 mg। ये चलता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूरा। किसके साथ देते हैं? आयरन के साथ। क्लियर बच्चे? आयरन के साथ देंगे, फॉलिक एसिड देंगे, डेली देंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देंगे, 400 माइक्रोग्राम है। और पूछा जाए माइक्रोग्राम में से तो इसका बाद आंसर है, मगर एमजी पूछे तो आंसर है 0.4 mg। क्लियर बच्चे? और आयरन के साथ आपको इसको देना है। ऐसा है कि इसका पता लगाने के लिए और क्या करना है, तो अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन का पता लगाते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन का टेस्ट करते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को पता लगाने के लिए, नॉन न्यूरल ट्यूब को डिफेक्ट को पता लगाने के लिए। अब बात यह कि अल्फा फीटोप्रोटीन जो है वो कंफर्म टेस्ट है? कंफर्म नहीं है, वो कंफर्म नहीं है टेस्ट, क्योंकि इसके अलावा ये उन सब में पाया जाता है, उन सब में पाया जाता है जिनमें क्लोजर डिफेक्ट होता है। अगर कोई चीज़ क्लोजर है तो ये जो क्लोजर डिफेक्ट है ये बताता है अल्फा फीटोप्रोटीन का बढ़ना। क्लियर बच्चे? तो जो अल्फा फीटोप्रोटीन है वो जब बढ़ेगी तब हम ये कहेंगे कि जो चीज़ बंद होनी चाहिए थी वो खुली रह गई। अब चाहे वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो, चाहे एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट हो। समझ आ रहा है बच्चे? ओके, देन नेक्स्ट वन इज डाउन सिंड्रोम। देखो बच्चे 0.5 mg ये टैबलेट, ये जो आता है ये डोज आता है, पर आपसे पूछा जाए देना कितना है तो 0.4 mg ये दिया जाता है। क्लियर है? ओके, देन आफ्टर डाउन सिंड्रोम के बारे में, इसका नाम जो डाउन सिंड्रोम है वो सबसे पहले कैसे पढ़ा, तो एक डॉक्टर थे लैंगडॉन डाउन, इन्होंने सबसे पहले इस डिजीज के बारे में बताया 1866 में, क्योंकि उनका नाम डाउन था इसलिए नाम पड़ा डाउन सिंड्रोम। इस डिजीज का पता चल गया था 1866 में, समझा बच्चे? बट इसका कॉज क्या है? ट्राइसोमी। क्या है बच्चे? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी है 21st क्रोमोसोम की। ये पता चला 1959 में, लगभग 100 साल लग गए ये पता लगाने में इसका कॉज क्या है। क्लियर है? किसका? डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम का कॉज जो ट्राइसोमी है ये 1959 में है। क्लियर? और 1959 में जो आप दे रहे हो ये क्या बताया आपने? कॉज बताया है। किसका? किसका? डाउन सिंड्रोम का, क्योंकि इसका नाम पता चल गया था, डिजीज के बारे में पता चल गया था 1866 में, पर ट्राइसोमी का इसका रीजन है ये पता चला है कब? 1959 में। आपने कहा होता क्या है? आपने कहा ट्राइसोमी हुई है। क्या हुई बच्चे? ट्राइसोमी। जिस पेयर में 2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे वहां क्रोमोसोम हो गए कितने? 3। तो ये जो ट्राइसोमी हुई है ये 21st क्रोमोसोम की हुई है, और उस वजह से कुछ जेनेटिक चेंज आ रहे हैं बच्चे में। जैसे कि आप सबको यहाँ पर डिप्रेस जो है वो नेजल ब्रिज, डिप्रेस नेजल ब्रिज, जो नाक है वो दबी आती है। ठीक है बच्चे? स्लैंटिंग आईज, आंखें जो हैं वो स्लैंट आती हैं। इसकी आंखों पर
एक स्पॉट आता है जो ब्लू कलर या कई बार वाइट कलर का होता है, वाइट और ब्लू, इसे कहते हैं ब्रुसफील्ड। लिख लेना बच्चे, क्या कहते हैं इसको? ब्रुसफील्ड स्पॉट। कहाँ पाया जाता है? आइरिस पर। कहाँ पाया जाता है? आइरिस पर। ये जो आइरिस पर स्पॉट पाया जाता है ब्लू और वाइट कलर का, इसे ब्रुसफील्ड स्पॉट कहते हैं। और इस बच्चे के हाथ में जो पाल्मर क्रीज होती है वो एबनॉर्मल होती है, वो एक सिंगल होती है। हमारे हाथ में 2 से 3 होती हैं, बट ये जो है वो सिंगल लाइन होती है और इस लाइन को सिमियन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमियन लाइन। क्लियर बच्चे? और जो सिमियन लाइन है ये पाई जाती है डाउन सिंड्रोम। किसमें पाई जाती है? डाउन सिंड्रोम। अगला है, इस बच्चे के जो ग्रेटर टोज है उसका बाकी के टोज से वाइड एंगल होता है, काफी चौड़ा दूर की तरफ। और ये जो वाइड एंगल है, ये जो वाइड एंगल है वो थंब में और बाकी फिंगर्स के बीच में होता है। जो ग्रेटर टो है उससे बाकी उंगलियां काफी दूर होती हैं। किस पेशेंट की? डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट। तो सबसे पहले एबनॉर्मल पाल्मर क्रीज यानी कि सिंगल लाइन है। देन आफ्टर क्या हुआ है? ट्राइसोमी हुई है। ये जो वाइड एंगल ग्रेटर टो से है, लो सेट ईयर पाए जाते हैं। कान जो है वो आउटर कैंथस की इमेजिनरी लाइन से नीचे की तरफ होते हैं, इन्हें कहते हैं लो सेट ईयर। और लो सेट ईयर इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ डाउन सिंड्रोम। किसका फीचर है ये? डाउन सिंड्रोम का। ठीक है बच्चे? अगला जो है वो कुछ और फीचर हम आपको दिखाते हैं। ये स्टार बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे की मसल टोन बहुत पुअर होती है। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे की मसल टोन बहुत पुअर होती है। एक्सेस स्किन नैप ऑन नेक, जो गले जो गर्दन पे जो स्किन है उसके फोल्ड ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर स्किन में फोल्ड पाए जाते हैं। नाक जो है वो फ्लैट होती है। ठीक है बच्चे? और अपवर्ड स्लैंटिंग, देखो ये जो आंखें हैं ये नॉर्मल आईज है। ठीक है बच्चे? आंखें का ऐसे झुकना ये स्लैंटिंग, या आंखों का ऐसे ऊपर की तरफ उठना ये स्लैंटिंग। तो ये स्लैंटिंग आईज जो हैं इसमें ऊपर की तरफ होती हैं। इसमें डाउन सिंड्रोम में कान जो होते हैं वो हाइपोप्लास्टिक यानी अनडेवलप्ड होते हैं, छोटे कान होते हैं। स्मॉल माउथ होता है एंड वाइड एंड शॉर्ट हैंड होते हैं। किस बच्चे के? डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे के। देन सेपरेट जॉइंट्स बिटवीन द स्कल, सिंगल क्रीज, मैंने अभी बताया था आपको। इस बच्चे के हाथ में एक ही लकीर पाई जाती है। वाइट स्पॉट मैंने बताया था, क्या नाम बताया था स्पॉट का मैंने आपको? जो वाइट स्पॉट पाया जा रहा है आइरिस के ऊपर उसका क्या नाम बताया था मैंने? नाम है ब्रुसफील्ड स्पॉट। क्या नाम बच्चे? ब्रुसफील्ड स्पॉट। देन नेक्स्ट कंडीशन है, और इस बच्चे में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? इस बच्चे में ग्रोथ फेलियर मिलेगा। ये बच्चा मेंटल रिटार्डेड होगा। ये बच्चा ग्रोथ फेलियर होगा। ये ना तो इसकी फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर होगी और ना ही इसकी मेंटल ग्रोथ प्रॉपर होगी। स्लैंटेड आईज मैंने बता दिया। थिक एपिकेंथल फोल्ड, आंख के ऊपर जो एपिकेंथल फोल्ड होते हैं वो थिक हो जाते हैं उस बच्चे के, जिस बच्चे को क्या होता है? डाउन सिंड्रोम। ठीक है बच्चे? देन प्रोट्रूम यानी कि जो टंग है वो बाहर निकली होती है और स्टिंग पर बहुत सारे रिंकल्ड पाए जाते हैं, यानी जो टंग है वो बाहर निकली होगी, प्रोट्रूवेंट होगी और उस पर कई सारे रिंकल पाए जाएंगे। किस पेशेंट में? नाम है डाउन सिंड्रोम। वापस से वही आया, सिमियल लाइन पाई जाती है। अभी बताया था मैंने फर्स्ट टो और सेकंड टो के बीच में गैप ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चे? देन आफ्टर आपने कहा इंटेस्टाइनल स्टेनोसिस हो सकता है, मेगा कॉलोन भी हो सकता है। एक बात सबसे बड़ा, इसे डबल स्टार बना लेना कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में सबसे कॉमन पाई जाने वाली डिजीज कौन सी है? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। डाउन सिंड्रोम के 50% केसेस में बच्चे को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज पाई जाती है। समझ में आ रहा है बच्चे? कितने में? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज पाई जाती है 50% वाले केसेस में। यानी 100 बच्चे आए डाउन सिंड्रोम के हैं तो उनमें से 50 बच्चों में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज पाई जाएगी।
आपसे कोई पूछे कि कौन सी पाई जाएगी, तो आप नाम याद रखना, एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट। ये सबसे कॉमन पाई जाने वाली कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। किस पेशेंट में? डाउन सिंड्रोम में। समझ में आ रहा है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है डाउन सिंड्रोम वाले। 50% केस है ऐसे डाउन सिंड्रोम के जिनमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज पाई जाती है। तो ये जो सारे साइन हैं वो किसके हैं बच्चे? डाउन सिंड्रोम के। एक बात आपने नोट की, इसकी मसल स्टोन पोर होती है और ये बच्चा आपके पास आया है, तो अगर जितनी जल्दी आप इसको डायग्नोस कर लो डाउन सिंड्रोम में, ये उतना ही बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ जी सकता है। इसकी लाइफ की जो क्वालिटी है उतनी बेटर इंप्रूव हो सकती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसकी मसल स्टोन को चेक करोगे। मैंने बताया था ना आपको कि मसल स्टोन पोर आती है। मसल स्टोन पोर आती है अगर आप बच्चे को प्रोन पोजीशन में रखते हो तो इसके हाथ और पैरों का फ्लेक्शन प्रॉपर नहीं होता। जो फ्लेक्शन प्रॉपर होना चाहिए था वो इम्पेयर हो रहा है, इसलिए ये फ्रॉग जैसा दिखाई देता है। तो कि पूछे आपसे कि फ्रॉग लेग पोजीशन पाई जा रही है, क्या डाउन सिंड्रोम में होता है? बिल्कुल, डाउन सिंड्रोम में बच्चा मेढक जैसा दिखाई देता है, यानी फ्रॉग लेग। क्लियर? और ये जो मसल टोन है आपको चेक करनी है। देन आफ्टर अगर अर्ली इंटरवेंशन हो जाए फर्स्ट 3 मंथ में, ये बात याद रखना आप, अगर अर्ली इंटरवेंशन 3 महीने के अंदर इसका स्क्रीनिंग होकर इंटरवेंशन स्टार्ट कर देते हैं, डाउन द चाइल्ड कैन लीड नियर ए इंडिपेंडेंट लाइफ। तो ऑलमोस्ट एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है। कौन सा बच्चा? डाउन सिंड्रोम। समझ में आ रहा है बच्चे? देन स्पीच थेरेपी, इसको स्पीच थेरेपी दी जानी चाहिए। आई एग्जामिनेशन एवरी ईयर, इस बच्चे का आई एग्जामिनेशन होना चाहिए हर साल। और इको कार्डियोग्राफी मैंने बताया था क्योंकि रीजन है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, इसलिए हर साल में एक बार इस बच्चे का आप इको कार्डियोग्राफी भी करानी चाहिए। क्लियर? क्यों? आप जानते हो जेनेटिक प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट तो इसका है नहीं, तो आप इसे थेरेपी दे सकते हो इसकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। क्योंकि अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो वो जीन थेरेपी से होगा, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चे? तो कंप्लीट ट्रीटमेंट तो पॉसिबल है नहीं डाउन सिंड्रोम का, तो आप इसको बेटर बना सकते हो लाइफ के लिए। ठीक है बच्चे? ये किसके बारे में बात की हमने? डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम के बाद नेक्स्ट है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, ये जो क्लेफ्ट लिप है, सबसे पहले बात करते हैं क्लेफ्ट लिप को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं काइलोकिसिस। काइलोकिसिस यानी क्लेफ्ट लिप। अगर क्लेफ्ट पैलेट है तो इसे कहेंगे पैलेटोकिसिस। यह है क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है बच्चे? क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट साथ में आए, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग पेशेंट में आए। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा कहते हैं लगभग 800 में से एक बच्चे को क्लेफ्ट लिप होता है और 2000 में से एक बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट होता है। क्लियर बच्चे? तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की जो सीवियरिटी है वो वेरी कर सकती है। माइल्ड हो सकता है, माइनर हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। ठीक है बच्चे? आपने कहा कैसे कैसे हो सकते हैं क्लेफ्ट लिप, तो ये जो डायग्राम है इसमें सीवियरिटी दिखाई गई है। तो मैंने आपसे एक बात बताई थी कि ये जो लिप का जो बॉर्डर होता है, ये जो लिप का बॉर्डर होता है ये कहलाता है बर्मिलियन बॉर्डर। बर्मिलियन बॉर्डर। तो ऐसा भी हो सकता है कि बर्मिलियन बॉर्डर में एक नोच आ जाए और बाकी सब ठीक हो। तो यहां जो आपको दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक नोच दिखाई दे रहा है। और अगर ये सीवियरिटी ज्यादा होगी तो मैंने कहा था अप टू बेस ऑफ नोज, ये फटकर कहां तक पहुंच जाएगा? नाक तक। कौन? लिप। और याद रखना क्लेफ्ट लिप ऑलवेज अकर इन अपर लिप, कभी लोअर लिप में क्लेफ्ट लिप नहीं पाया जाता।
ठीक है बच्चे। इसके बाद और सीवियरिटी ज़्यादा हो रही है, यहाँ से आप जब इधर आ रहे हो तो इसकी सीवियरिटी बढ़ रही है। ये अभी तक जो मैंने आपको बताया ऊपर, ये सारे कौन से थे? यूनिलैटरल। कौन से थे? यूनिलैटरल। इसके बाद ये वाले जो हैं वो कौन से हैं? दैट इज बाइलैटरल। ये दोनों तरफ से फट रहा है, देखो दैट इज बाइलैटरल। तो क्लेफ्ट लिप की सीवियरिटी कितनी भी हो सकती है, माइल्ड टू सीवियर। क्लियर बच्चे? माइल्ड वो होगी जो बर्मिलियन बॉर्डर में एक नॉच होगा वो होगा माइल्ड, और अगर दोनों तरफ से नोज तक फट जाता है तो ये कहलाएगा सीवियर क्लेफ्ट लिप। ऐसे अगर हम क्लेफ्ट पैलेट को देखते हैं तो ये जो दिख रहा है बच्चे, दैट इज क्लेफ्ट पैलेट। ये ओनली क्लेफ्ट पैलेट है, और ये क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप है। क्लियर बच्चे? तो दैट इज द सीवियरिटी ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। की जो सीवियरिटी है वो हमने देखी, अकेला भी हो सकता है पैलेट, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों। क्लियर? अब बात ये है कि सर अगर इस बच्चे को क्लेफ्ट लिप है, क्या इस बच्चे को क्लेफ्ट लिप, तो ये बच्चा सक कैसे करेगा? क्लेफ्ट लिप वाला बच्चा सक नहीं कर सकता। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि क्लेफ्ट लिप में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाली कौन सी एक्टिविटी होती है, तो आप आंसर टिक करना, सकिंग। क्लेफ्ट लिप वाले बच्चे की मोस्ट इम्पेयर्ड जो कौन सी एक्टिविटी होती है, तो क्या नाम है? आंसर है क्लेफ्ट लिप में सबसे क्या होती है? सकिंग। जो सकिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पेयर होती है, और आप खुद देख सकते हो कि ये बच्चा सक नहीं कर सकता। इसका मतलब ये जो एरिया है ये ब्लैंक है। जब बच्चा वैक्यूम बनाने के लिए हवा खींचेगा तो यहाँ से एयर अंदर जाएगी, और जब एयर अंदर जाएगी तो ये बच्चा वैक्यूम नहीं बना पाएगा, जो सकिंग प्रेशर है वो नहीं लगेगा, और जब सकिंग प्रेशर नहीं लगेगा तो मिल्क बाहर नहीं आएगा। तो इससे ये पता चल जाता है कि इस बच्चे का कौन सी जो प्रैक्टिस है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। आंसर है सकिंग। क्लियर बच्चे? तो ये सकिंग है। इन दैट कंडीशन आपको क्या करना है? नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग ये बच्चा कर नहीं सकता, बोतल फीडिंग पॉसिबल इसके लिए है नहीं। तो व्हाट शुड वी डू? इसके लिए एक स्पून आती है, नाम है पैलेडी स्पून। क्या नाम बच्चे? पैलेडी स्पून। और ये जो स्पून है ये मेनली उन बच्चों के लिए काम आती है जिन्हें क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट होता है। क्लियर है? तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट में अगर प्रॉब्लम है, आपने डायग्नोस कर ली है, तो जब तक ये रेफर नहीं होता है तब तक आप इसको फीडिंग करा रहे हो। उसके लिए कौन सी स्पून काम में लेना? पैलेट स्पून। उसके बाद फिर आप जानते ही हो आपको उसे क्या करना पड़ेगा? रेफर। क्योंकि मुझे पता है इसका इलाज क्या है? सर्जरी। ऐसा तो है नहीं कि ये मेडिसिन देने से ठीक हो जाएगा। सर्जरी मैं करूँगा क्लेफ्ट लिप के लिए भी और क्लेफ्ट पैलेट के लिए भी। ठीक है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन आपको इसको रेफर करना पड़ेगा। और आप जो सर्जरी कर रहे हो, ये सर्जरी जो करते हैं, पहली सर्जरी है काइलोप्लास्टी। इट्स नॉट चीलोप्लास्टी। क्या है बच्चे? इट्स काइलोप्लास्टी। काइलोप्लास्टी करने का सही टाइम कोई पूछे तो 3 to 6 मंथ एज इसके लिए बेस्ट होगी। क्लियर है? और जो सूचर हैं वो आपसे पूछे कैसे लगाने चाहिए, तो सूचर ऑलवेज जेड से। कैसे लगाने बच्चे? जेड से। यानी कि जो सूचर है वो ऐसे लगना चाहिए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि सूचर सेपरेट हो जाए। अगर आप सीधा सूचर लगा दोगे तो प्रेशर पड़ेगा कोनों पर और दही सेंस होने के चांस हो जाएंगे। सूचर सेपरेट हो सकते हैं, इसलिए आप ऐसा करो कि आप इसमें जेड से सूचर लगाओ जिससे कोनों पर प्रेशर रिलीज हो। क्लियर है? फिर भी आपसे पूछा जाए कि और कोई डिवाइस काम में लेना है इसके बाद, तो सूचर सेपरेट ना हो इसलिए मैं लोगन बो काम में लेता हूं। क्या है ये डिवाइस? लोगन बो। ये जो लोगन बो आपको दिख रहा है, यहां पर सूचर पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, सूचर पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, और ये सूचर का प्रेशर इस बो पर पड़ेगा, तो सूचर सेपरेट नहीं होगा।
क्लियर बच्चे? तो लोगन वो भी आपको याद रखना है। देन आफ्टर कोई पूछे कि सर इस सूचर को फीडिंग के बाद क्लीन करना है क्या? बिल्कुल, सूचर क्लीन होना चाहिए। कोई पूछे किससे करना है, तो स्टेराइल वाटर इज बेस्ट, और ये ऑप्शन में ना हो तो नॉर्मल सलाइन से काम चला लेना। अगर सूचर क्लीन करना ही है, क्योंकि फीडिंग के बाद अगर थोड़ा सा भी फीडिंग सब्सटेंस इस सूचर पर रहेगा तो इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ेंगे। तो आपको हर फीडिंग के बाद इस बच्चे के जो सूचर हैं उसे क्लीन करना है, और क्लीन करना है किससे? स्टेराइल वाटर के साथ। और कोई पूछे कि पोजीशन कौन सी देनी है सर्जरी के बाद, आप कोई सी दे देना, बस प्रोन पोजीशन मत देना। कौन सी नहीं देनी? प्रोन पोजीशन नहीं देनी। समझ आ रहा है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन, ये जो बात हमने की है ये किसके बारे में की है? क्लेफ्ट लिप और पैलेट के बारे में। और कुछ देखते हैं इसके बारे में। अगर आपसे पूछा जाए क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी, तो पैलेटोप्लास्टी, इसको करने का सही समय कितना है? 6 to 18 मंथ। क्या है बच्चे? 6 to 18 मंथ। 6 to 18 मंथ पर करते हैं किसकी सर्जरी? क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी। और सर्जरी के बाद कौन सी पोजीशन यूज में लेते हैं बच्चे के लिए? आंसर है प्रोन। याद रखना, वहां प्रोन ही नहीं लेते, यहाँ प्रोन ही लेते हैं। वहां प्रोन ही नहीं लेते और यहाँ प्रोन ही लेते हैं। ठीक है बच्चे? देन आफ्टर इस बच्चे को कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैड वाले बच्चे में कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जैसे इस बच्चे को हियरिंग लॉस हो सकता है। क्या हो सकता है? हियरिंग लॉस। इस बच्चे को रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। इस बच्चे को स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है। फीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है, और ऑर्थोडेंटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो इस बच्चे को ये सारी चीज़ें भी पाई जा सकती हैं। कौन कौन सी? हियरिंग लॉस हो सकता है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, इसको स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है, फीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है, और ऑर्थोडेंटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। किस बच्चे को? आंसर है उसका नाम है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। आपको एज ए CHO आपको इसे रेफर करना है। पूरा भी फिर फीडिंग बरसात आ गई। टेक्निक समझाने के बाद, माता जी को फीडिंग टेक्निक को समझा देना, उसके बाद आप इसको रेफर कर देना। क्लियर बच्चे? किस बच्चे को? जैसे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट हुआ। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज क्लफ फुट। और क्लफ फुट यानी कि साइंस में से कहते हैं क्या बच्चे? टेलीपस। टेलीपस जो वर्ड है, ये दो प्रॉब्लम को, दो पार्ट्स की प्रॉब्लम्स के लिए है। एक तो एंकल, एक फुट। फुट और एंकल की प्रॉब्लम को मिलाकर टेलीपस कहा जाता है। टेलीपस में आप इन 4 वर्ड को समझ लोगे तो टेलीपस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है आप इजीली कर पाओगे। सबसे पहला है वेरस, उसके बाद है वेल्गस, उसके बाद इक्विनस, उसके बाद कैल्केनियस। अगर मैं पूरा नाम बोलूं तो टेलीपस वेरस, टेलीपस वेल्गस, टेलीपस इक्विनस और टेलीपस कैल्केनियस। ये जो चारों चीजें हैं, ये चार सबसे पहले प्रॉब्लम किसकी है? फुट की। इनवर्ड फुट, अंदर मुड़ा पैर होगा उसे कहेंगे टेलीपस वेरस। आउटवर्ड फुट, बाहर मुड़ा फुट होगा उसे कहेंगे वेल्गस। क्लियर बच्चे? हील एलिवेट होगी उसे कहेंगे इक्विनस, और फुट एलिवेट होगा यानी टोज एलिवेट होंगे उसे कहेंगे कैल्केनियस। तो एक बार आप हाथ से देखो जो मैं बता रहा हूं, ये नॉर्मल फुट है जो सरफेस पे टच है। अगर ये अंदर मुड़ेगा तो वेरस,
ये बाहर मुड़ेगा तो वेलगस, अगर एडी उठ जाएगी तो इक्विनस, और पंजा उठेगा तो कैल्किनस। ये 4 हैं जो आपको याद रखने हैं। ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों में देखी जाती हैं कंजेनाइटल डिफेक्ट्स के अंदर। कौन सी? कैलिपस या क्लफ फुट। आपने कहा कि जो फुट है, वैसे आप भी जानते हो, देखो कैलिपस वेरस मैंने कहा था अंदर मुड़ेगा, कैलिपस वेलगस बाहर मुड़ेगा, कैलिपस इक्विनस एडी उठेगी, कैलिपस कैल्किनियस पंजा उठेगा। दैट इज द 4 थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द कैलिपस। कौन कौन सी? कैलिपस वेरस, कैलिपस वेलगस, कैलिपस इक्विनस एंड कैलिपस कैल्किनियस। अगर ऐसे डिफेक्ट आते हैं तो आप ये मान के चलो कि ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए, इट इज कंप्लीटली ट्रीटेबल। विच वन? क्लफ फुट। कैसे? तो अगर क्लफ फुट है तो हम इस पर कास्ट अप्लाई कर सकते हैं, और आपको ज़्यादा नहीं, 4 to 6 वीक में ही आपको इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। आप ये देखो, ये जो पैर है इसके लिए कास्ट आपने लगाई है, धीरे धीरे पैर सीधा हो रहा है कास्ट अप्लाई करने से। ये जो है, ये जो पैर, इस पैर की लोकेशन की पोजीशन के हिसाब से हमने कास्ट लगाई, फिर धीरे धीरे जो पैर जो है वो सीधा हो रहा है और हम कास्ट को चेंज भी कर रहे हैं। तो टोटल 4 to 6 वीक में ये कास्ट के द्वारा पैर को ठीक भी किया जा सकता है। कास्ट नहीं लगाना, उसके बाद अगर आप चाहो तो स्प्लिंट काम में ले सकते हो, और ये जो स्प्लिंट है इसे कहते हैं डेनिस ब्राउन स्प्लिंट। क्या नाम बच्चे? डेनिस ब्राउन स्प्लिंट। समझ आ रहा है बच्चे? तो डेनिस ब्राउन स्प्लिंट जो है वो किस प्रॉब्लम में काम आती है? दैट इज यूज फॉर द क्लफ फुट या कैलिपस। क्लियर? आपने कहा कि ये जो कैलिपस है क्या पूरी तरह ठीक हो सकता है? आप डायग्राम में देखो, आपको पूरी तरह पता चल जाएगा बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। द कंडीशन इज ऑलमोस्ट 100% रिजॉल्व। किसकी? क्लफ फुट की। तो आपने कहा कि ये क्लफ उसके बाद भी अगर ठीक ना हो तो आप इसमें सर्जिकल करेक्शन भी कर सकते हो। सर्जिकल करेक्शन में आप चाहो तो लिगामेंट की सर्जरी कर सकते हो, आप चाहो तो सब टेलर जॉइंट को ठीक कर सकते हैं, हम एक्लिस टेंडन को ठीक कर सकते हैं। तो सर्जिकल करेक्शन से भी ठीक हो जाएगा, पर कास्ट आपको फिर भी लगानी पड़ेगी। कास्ट इज कंपल्सरी टू ट्रीट द क्लफ फुट। क्लियर बच्चे? तो ये जो कास्ट है, ये क्लफ फुट, आपने कहा हमें क्या करना है इसके लिए? आपको पेरेंट्स से पूछना है कि ये बच्चा चल पाता है क्या नहीं चल पाता। अगर वो बोल रहे चलता है तो सामने देखना है कैसे चलता है बच्चा। तो बच्चा जो चल रहा है उस हिसाब से हम बच्चे का कंडीशन पता लगाएंगे, टाइप पता लगाएंगे, उनको एजुकेट करेंगे कि इसका पूरा ट्रीटमेंट होना चाहिए। ट्रीटमेंट में क्या क्या आएगा मैं रिपीट कर देता हूँ। मैनिपुलेशन, स्प्लिंट, कास्ट एंड सर्जरी। अगर हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो दैट इज 100% दैट द कंडीशन विल बी ट्रीट। समझ में आ रहा है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन आप जो देख रहे हो, मैनिपुलेशन, स्प्लिंट, कास्ट एंड सर्जरी, इसके द्वारा क्लफ फुट को ठीक किया जा सकता है। अगर आपको 70%, देखो बच्चे, 70% बर्थ डिफेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं, ये याद रखना, 70% बर्थ डिफेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर उसकी एंटीनेटल स्क्रीनिंग एंड केयर प्रॉपर हो जाए। ये लाइन आप याद रखना जो मैं कह रहा हूं। हम 70% डिफेक्ट को बचा सकते हैं होने से अगर एंटीनेटल, प्रीनेटल स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाए। क्लियर है? और बर्थ डिफेक्ट बहुत छोटी चीज नहीं है बच्चे। एवरी 6 to 7 चाइल्ड इन 100 लाइव बर्थ, 100 में से 6 से 7 बच्चों को बर्थ डिफेक्ट होगा।
इस हिसाब से पर ईयर 17 lakhs 17 लाख बच्चे पैदा होते हैं बर्थ डिफेक्ट के साथ। यानी जो न्यूबॉर्न डेथ है इसका 10% कॉज बर्थ डिफेक्ट होते हैं। समझ आ रहा बच्चे? तो हर 100 में से 6 से 7 बच्चे पैदा होते हैं बर्थ डिफेक्ट के साथ। हर साल 70 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं बर्थ डिफेक्ट के साथ। और ये न्यूबॉर्न है उसकी डेथ का 10% जो रीज़न है वो है बर्थ डिफेक्ट। और हम चाहें तो इनमें से 70% को प्रिवेंट कर सकते हैं। समझ आ रहा है बच्चे? रूल ऑफ 10 बच्चे, रूल ऑफ 10 हम फॉलो करते हैं। सुन लो, चलो पूछ रहे हो तो रूल ऑफ 10 तो आप जब देखोगे हिप जॉइंट को तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा। तो पेल्विस का जो एसिटाबुलम होता है उसमें हेड ऑफ फीमर फिट होता है, पर ऐसा नहीं होता। कौन सा बच्चे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, यानी इसे कहते हैं हिप डिस्प्लेसिया। क्या कहते हैं? हिप कौन सा बच्चे? बॉल एंड हिप जॉइंट को तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा। तो पेल्विस का जो एसिटाबुलम होता है उसमें हेड ऑफ फीमर फिट होता है, पर ऐसा नहीं होता कि सीधा हेड ऑफ फीमर ही फिट होगा। इसको होल्ड करने के लिए कुछ लिगामेंट या कैप्सूल होते हैं। जो हेड ऑफ फीमर को होल्ड करते हैं। और आप जानते हो लिगामेंट जो है वो मसल्स है, और अगर मसल्स को नर्व सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो फिर मसल्स में टोन नहीं होगी। और जब मसल्स में टोन नहीं होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हेड ऑफ फीमर को एस्टाबुलम में खींच के नहीं रख सकता। और जब खींच के नहीं रखेगा तो ये निकल के आएगा बाहर, और जब ये बाहर आ जाएगा दैट कंडीशन इज नॉन एज द हिप डिस्प्लेसिया, सीवियर हुआ हिप डिसलोकेशन। क्लियर बच्चे? तो इन दैट कंडीशन इसमें जो 4 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ये फर्स्ट वाला जो है दैट इज नॉर्मल। हेड ऑफ फीमर प्रॉपर्ली सीटेड है किसमें? एसिटाबुलम में। और एसिटाबुलम का एंगल भी नॉच बना रहा है। तो ये नॉच जो है, ये वाला नॉच, ये नॉच हेड ऑफ फीमर को बाहर नहीं जाने देगा। पर अगर ये एसिटाबुलम प्रॉपर ना बने और ये नॉच ना होता तो इसको बाहर निकलने से रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये कहलाएगा प्रीलक्सेशन। क्या कहलाएगा बच्चे? प्रीलक्सेशन। अभी तक हेड ऑफ फीमर है तो एसिटाबुलम में ही, पर कभी भी निकल सकता है, स्टेबल नहीं है। यानी इसका दूसरा नाम है एसिटाबुलर हिप डिस्प्लेसिया। अगर ये बाहर निकल आए बट स्टिल कांटेक्ट में हो, ये बाहर तो निकल गया पर स्टिल कांटेक्ट में है, दैट इज सबलक्सेशन। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हिप डिस्प्लेसिया। और ये पूरा ही बाहर निकल गया, इसे कहेंगे लक्सेशन। क्या कहेंगे बच्चे? लक्सेशन। और ये है ट्रू हिप डिस्प्लेसमेंट या डिसलोकेशन। समझ आ रहा है बच्चे? तो दैट इज द कंडीशन। ये 4 हैं डायग्राम। पहला वाला नॉर्मल है, फर्स्ट टाइप है प्रीलक्सेशन जो माइल्ड होता है, सब लक्सेशन मॉडरेट होता है, और लक्सेशन होता है सीवियर। क्लियर है? हिप डिस्प्लेसिया फीमेल बच्चों में मेल बच्चों से ज़्यादा होता है। क्लियर है? और इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर किसी बच्चे की डिलीवरी ब्रिज प्रेजेंटेशन से हो रही है, उस बच्चे को हिप डिस्प्लेसिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और इस कॉज को मैकेनिकल कॉज कहा जाता है। कौन सा कॉज कहते हैं? मैकेनिकल। फोर्स लगने की वजह से हो रहा है। तो जिसको ब्रिज प्रेजेंटेशन होगा उस बच्चे को हिप डिस्प्लेसिया होने के चांस भी ज़्यादा होंगे। क्लियर है? तो इसके बहुत सारे रीज़न है। फिजियोलॉजिकल रीज़न है, मैकेनिकल रीज़न है, जेनेटिक रीज़न है, और न्यूरोमस्कुलर रीज़न है। न्यूरोमस्कुलर में कोई पूछे तो सेरेब्रल पाल्सी एंड स्पाइना वाइपा। क्लियर बच्चे? अगर कोई पूछे मैकेनिकल में तो ब्रिज प्रेजेंटेशन
एंड एक्सेसिव फोर्स एंड लार्ज साइज ऑफ बेबी। फिजियोलॉजिकल में पूछे तो ईस्ट्रोजन हार्मोन। क्लियर है? तो ये सारे जो रीजन हैं ये करवाते हैं क्या बच्चे? हिप डिस्प्लेसिया। हिप डिस्प्लेसिया वाले बच्चे का अगर आप दोनों थाइज को वाइड करना चाहो, जो नॉर्मल एंगल 90 डिग्री होता है ये नॉर्मल है, इस बच्चे का 60 to 7 डिग्री रहेगा अनुमान। तो आप जब थाइज को वाइड करोगे तो एंगल कितना बचेगा? 60 to 70% डिग्री, सॉरी। अगर आप बच्चे को सीधा खड़ा करोगे तो उसके ग्लूटियल फोल्ड कैसे होंगे? असिमेट्रिकल। एक पैर ऊपर दिखाई देगा, एक पैर नीचे, तो जो फोल्ड जो लाइन है वो लाइन मैच नहीं करेंगे, तो वो होगा असिमेट्रिकल। ये जो आप बच्चे के दोनों नीज को फ्लेक्स करोगे तो उसके बाद एक घुटना ऊपर दिखाई देगा और एक नीचे, इसे कहते हैं अलीस साइन या गालेजी साइन। एलिस या गालेजी साइन कहते हैं जब दोनों नीज को फ्लेक्स करने पर दोनों की लेंथ में डिफरेंस होता है, इसे कहते हैं एलिस और गालेजी साइन। फिर आपने देखा है ट्रेंडल वर्क के बारे में। ये जो नॉर्मल प्लेन है एंड दैट इज द ट्रेंडल वर्क प्लेन। तो ट्रेंडल वर्क पोजीशन नहीं है, ये साइन है। तो ट्रेंडल वर्क साइन किस बच्चे में लेते हैं? एक बात सुन लेना, न्यूबॉर्न बच्चों में तो चेक करने का मतलब ही नहीं है ट्रेंडल वर्क को, क्योंकि ट्रेंडल वर्क वहाँ चेक करते हैं जहाँ बच्चे में वेट बियरिंग कैपेसिटी आ जाती है, बच्चा खड़ा हो सकता हो अपने वेट को लेकर। क्लियर बच्चों? देन आफ्टर बार्लो टेस्ट और ऑटोलोनी टेस्ट। देखो ऑटोलोनी, दोनों में फर्क देखो, दोनों के पैर की पोजीशन देखो। इसमें पैर पास हैं, थाइज बंद हैं, इसमें थाइज खुली हुई है। ऑटोलोनी में थाइज खुली हैं। ऑटोलोनी का मतलब ओपन, ओ फॉर ऑटोलोनी और ओ फॉर ओपन। बार्लो, बी फॉर बार्लो, बी फॉर बंद। अगर थाइज बंद हो, पास पास हो, तो बार्लो टेस्ट करते हैं, और अगर ऑटोलोनी करना हो तो थाइज को ओपन करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो इन दैट कंडीशन ऑटोलोनी टेस्ट करना है तो ओपन करना है। अब बात यह कि प्रेशर कौन लगाएगा? बार्लो टेस्ट में प्रेशर लगाता है थंब, जो फीमर के इनर साइड पर होता है, और ऑटोलोनी में प्रेशर लगाता है ग्रेटर टो, सॉरी विच वन, मिडिल फिंगर। इसमें प्रेशर लगाएगी मिडिल फिंगर और इसमें लगाएगा प्रेशर थंब। अब उस प्रेशर की डायरेक्शन बता देता हूं, किधर लगेगा प्रेशर। ठीक है बच्चे? जो थंब है वो बैकवर्ड एंड आउटवर्ड प्रेशर लगाएगा, पीछे की तरफ और बाहर की तरफ। और जो ऑटोलोनी है वो इनवर्ड एंड फॉरवर्ड लगाएगा। देखो ये टेस्ट बहुत डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। इतना समझ लो कि अगर आप थंब से प्रेशर लगा रहे हो तो फीमर का हेड अगर बाहर निकल गया तो बार्लो टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर पैर को वाइड करके आपने मिडिल फिंगर से लगाया और अंदर हेड ऑफ फीमर आ गया एस्टेबुलम में और क्लंक की साउंड आती है तो ऑटोलोनी टेस्ट पॉजिटिव है। क्लियर बच्चे? तो इन दैट कंडीशन हम जो देख रहे थे, आपने कहा सर और कोई तरीका? ये मैनेजमेंट में जो है इसका नाम है फ्रेज का पिलो स्प्लिंट। एक बात अच्छे समझ लेना, हिप डिस्प्लेसिया में थाइज का एबडक्शन रखना है। क्या रखना है? एबडक्शन। कोई पूछे मिनिमम कितना रखना पड़ेगा? 6 वीक। थाइज को पास मत आने देना, थाइज को दूर रखना। और थाइज के एबडक्शन को मेंटेन करने के लिए कौन सी पिलो काम में ले रहे हैं? फ्रेज का पिलो स्प्लिंट। कौन सी काम में ले रहे हैं? फ्रेज का पिलो स्प्लिंट। समझ में आ रहा है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन ये जो था, ये हिप डिस्प्लेसिया के बारे में पढ़ा हमने। कल हम जो पढ़ेंगे बाकी के बर्थ डिफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? जब तक जितना आज पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना। कल फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे। ठीक है बच्चे? गुड नाइट।